लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। साल 1991 भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा करने का ऐलान करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी युवा नेता नरेंद्र मोदी को दी जाती है। जैसे जैसे यात्रा कश्मीर की तरफ बढ़ रही थी, लोगों का काफिला बढ़ता जा रहा था। जो देख आतंकवादियों ने इस यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं को जान से हाथ धोने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसी बीच 24 जनवरी की शाम नरेंद्र मोदी सभा के स्टेज पर आते हैं और ये कहते हैं, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा ने आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। आतंकवादी हमारी यात्रा को टारगेट बनाकर लाल चौक में कई जगह पोस्टर्स लगा रहे हैं और दीवारों पर लिखा है, जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक आए, आकर भारत का तिरंगा फहराए और ऐसा करने पर अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। जिसका जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ठीक 2 दिन पहले एक सभा में दहाड़ते हुए कहते हैं कि आतंकवादियों कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी परसों अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब लाल चौक में ही फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। जिसके बाद 26 जनवरी की सुबह मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी न सिर्फ कश्मीर पहुंचे बल्कि श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराकर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस ऐतिहासिक दिन के 22 साल बाद 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, फिर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालकोट स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया और अमेरिका से लेकर चीन तक किसी भी देश ने भारत के इस एक्शन के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत तक नहीं की। इस वक्त नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर वर्ल्ड लीडर बनने की ओर अग्रसर हैं। हालांकि यह सफर उतना आसान नहीं था। अत्यंत गरीबी, परिवार से दूरी, सन्यासी जीवन, गुजरात में हुए दंगों का सीधा आरोप और जीवन में ना जाने कितने उतार चढ़ाव। नरेंद्र मोदी के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो कैसा था नरेंद्र मोदी का बचपन? क्यों नरेंद्र मोदी ने घर से भागकर ले लिया था संन्यास? और जब वो आध्यात्म की तलाश में हिमालय पर गए तब उनके गुरुजी ने उन्हें कौन सा मंत्र दिया था जो सुनकर उन्होंने सांसारिक जीवन में फिर से वापसी की और राजनीति में कदम रखा? जानेंगे नरेंद्र मोदी की अनसुनी अनकही कहानी सीरीज के पहले अध्याय में। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 17 सितंबर 1950 महसाणा गुजरात के छोटे से गांव वडनगर में रहने वाले मोदी परिवार में नरेंद्र मोदी का जन्म होता है। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की छोटी सी दुकान थी। साथ में वो नमक पसीने का भी काम करते थे। उनकी मां हीराबेन मोदी एक गृहिणी थी। दामोदर भाई और हीराबेन के 5 बेटे थे। पहले सोमा भाई, दूसरे नंबर पर अमृत भाई, तीसरे नंबर पर नरेंद्र, चौथे पर प्रहलाद और 5वें पर पंकज। 4 भाइयों के अलावा नरेंद्र की एक बड़ी बहन भी थी जिनका बचपन में ही देहांत हो गया था। नरेंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर की कुमार शाला नंबर 1 से की, फिर हाई स्कूल में पढ़ाई के लिए बीएन विद्यालय में दाखिला लिया। नरेंद्र का बचपन काफी गरीबी में बीता, जहां उनके पिता दिन में 12 से 14 घंटे स्टेशन पर चाय बेचते थे। वहीं उनकी मां हीराबा ने परिवार में संघर्ष में बराबर भूमिका निभाई। वो खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए वो पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन धोने जैसे काम भी किया करती थी, जिनका जिक्र करते हुए पीएम मोदी इतना भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए थे। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना,
नरेंद्र भाई के परिवार में संसाधनों की कमी जरूर थी, लेकिन संस्कारों की नहीं। बच्चे घर के काम से लेकर चाय की दुकान तक माता पिता का हाथ बटाते थे। जी हाँ, स्कूल के बाद नरेंद्र रोज अपने पिता के दुकान पर जाते और चाय बेचने में उनकी मदद करते, और ट्रेन के डब्बों में चाय बेचकर उनकी हिंदी काफी अच्छी हो गई थी। वहीं जब रोज शाम दामोदर दास अपनी पत्नी हीराबेन को धार्मिक किताबें पढ़कर सुनाते और चंद अच्छे शब्द आसपास शोरगुल मचा रहे बच्चों के कानों में भी पड़ जाते। यहीं से नरेंद्र को किताबें पढ़ने का शौक जागा, लेकिन स्कूल के सिलेबस की नहीं बल्कि इतिहास की किताबें। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ाई में काफी एवरेज रहे थे, लेकिन वो घंटों लाइब्रेरी जाकर इतिहास की किताबें, स्वामी विवेकानंद की किताबें और स्वातंत्र्य सेनानियों के ऊपर लिखी किताबें दिल से पढ़ा करते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि नरेंद्र भाई को स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफी पसंद था। भले ही उनकी जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल और दिमाग हिम्मत और साहस से भरपूर रहता था। जिससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा ये है कि नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ रोज स्कूल के पास वाली झील में तैराकी करने जाते थे, जहां उन्होंने मगरमच्छ का एक बच्चा देखा और वो उसे उठाकर घर ले आए, जिससे आसपास के लोग काफी डर गए और माँ हीराबेन के समझाने पर उन्होंने उसको वापस झील में छोड़ दिया। महज 8 साल की उम्र में अपनी हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी आरएसएस में जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव ईमानदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनसे मिलने के बाद नरेंद्र मोदी के जीवन में काफी परिवर्तन आया। साल 1962 में जब नरेंद्र मोदी 12 साल के थे, तब भारत और चीन के बीच इंडो चाइना युद्ध छिड़ गया था, जिसमें तकरीबन 1400 भारतीय सैनिकों की जान गई थी और हजारों सैनिक जख्मी हुए थे। हालांकि इस युद्ध में भारत की हार हुई, तब नरेंद्र मोदी देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की ठान चुके थे, मगर पैसों की कमी होने की वजह से वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए। इसलिए उन्होंने एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स में दाखिला लिया। 3 साल बाद हुई इंडो पाक जंग के दौरान इन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा की। दरअसल जब भी वडनगर स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन आती थी, तो नरेंद्र उन्हें चाय और खाना पहुंचाया करते थे। बचपन में हुई यही घटना नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसा रास्ता बन रही थी, जहां ये लड़का गरीबी और गुमनामी के अंधेरे से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक बनने वाला था। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले नरेंद्र भाई को और 50 सालों का संघर्ष करना पड़ा। नरेंद्र के पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उन्हें हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद था। उन्होंने कभी लोटा स्त्री से अपने कपड़े को प्रेस किया, तो कभी मैले हुए अपने जूते को चौक से चमकाया। उनके एनसीसी इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि नरेंद्र को बचपन से ही कपड़ों का शौक था। एनसीसी की परेड में आए 80 लड़कों के ग्रुप में नरेंद्र के कपड़े सबसे साफ होते थे और कभी सिलवटें नहीं होती थी। साल 1968 में नरेंद्र मोदी का विवाह हुआ। उस वक्त नरेंद्र की उम्र सिर्फ 18 साल की थी, जबकि उनकी पत्नी जशोदाबेन मोदी की उम्र केवल 17 साल थी। शादी के बाद जशोदाबेन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गृह गृहस्थी संभालना शुरू किया। लेकिन वो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी हमेशा उनसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की बात किया करते थे। हालांकि कुछ समय में ही उनके अंदर वैराग्य जाग गया और उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन का त्याग करने का फैसला किया। फिर एक दिन अचानक से नरेंद्र घर छोड़कर अध्यात्म की तलाश में निकल पड़े। जैसे ही हमने आपको पहले बताया, नरेंद्र बचपन से ही स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे, इसलिए वो दीक्षा लेने रामकृष्ण मिशन के दीक्षा मठ पहुंचे। लेकिन वहां उनका सन्यासी बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने दीक्षा नहीं ली। लेकिन नाराज होने के बजाय नरेंद्र मोदी आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुंचे, जहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने आज पूरे देश को बदल कर रख दिया। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि हिमालय के घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले, जिनके शिष्य बनकर इन्होंने तपस्या करना शुरू किया। इस दौरान युवक नरेंद्र ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए और हाथ में कमंडल लेकर इन्होंने देश भ्रमण करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन इनके गुरुदेव ने इन्हें बुलाया और कहा कि बालक नरेंद्र, तुम क्या कर रहे हो? नरेंद्र कुछ समझ नहीं पाया। तभी गुरुजी बोले, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं।
अगर तुम तपस्या करो तो तपस्वी जीवन जियो, तुम ऋषि हो जाओगे। लेकिन नियति ने तुम्हारे लिए कुछ और ही चीज चुनी है, जिसके लिए तुम इस दुनिया को त्याग कर फिर संसारिक दुनिया में जाओ, जहाँ तुम राज ऋषि कहलाओगे। उस वक्त नरेंद्र का राजनीतिक से दूर दूर कोई नाता नहीं था, इसलिए वो गुरुजी की बात तो नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो पहले केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से घूमते हुए वडनगर में वापस आए। जब माता हीराबा ने सालों बाद नरेंद्र को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंसुओं से भरी आंखों में दुख, विरह, गुस्सा, शिकायतें और ढेर सारे सवाल झलक रहे थे। लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, लेकिन पारिवारिक भावनाएं उन्हें वहीं रोक लिए। उसके पहले नरेंद्र एक बार फिर आजाद पंछी की तरह उड़ते हुए अहमदाबाद आ पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के दिखाई राह पर चलते हुए देश के लिए कुछ बड़ा करना था। अहमदाबाद में उन्होंने चाय के कैंटीन में काम करने के साथ एक बार फिर आरएसएस ऑफिस जाना शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ली और पूरी श्रद्धा के साथ आरएसएस के प्रचारक बन गए। जहां आरएसएस के मुख्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन में उनकी वकील साहब से एक बार फिर मुलाकात हुई, जिन्होंने हेडगेवार भवन में युवा नरेंद्र के रहने की व्यवस्था कर दी। मणिनगर के इस भवन में नरेंद्र का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर आधी रात को खत्म होता था। अतिथियों को जगाना, उनके लिए चाय बनाना, इसके साथ साथ नाश्ता भी बनाना, कार्यालय की सफाई करना और कपड़े धोना जैसे दर्जनों काम नरेंद्र मोदी अकेले किया करते थे। अब उन्होंने मामा की चाय की दुकान पर काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब अपना सही ठिकाना मिल गया था। आरएसएस में शुरुआती सालों में ही नरेंद्र मोदी के प्रभावशाली व्यक्तित्व का गठन हुआ और उन्होंने राजनीति के दांवपेच भी यहीं रहकर समझे, क्योंकि यहाँ कई बड़े बड़े नेताओं का आना जाना बना रहता था। फिर 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्य में आपातकाल लगा दिया, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे और साल 1985 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक एंट्री ली और पार्टी के प्रचार प्रसार में जुट गए। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात कैसे हुई? वे गुजरात के मुख्यमंत्री कैसे बने? कैसे अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर पर घूमने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पहुंची केंद्र तक? और कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी बीवी जशोदाबेन के बीच के रिश्ते हैं? जानेंगे इस कहानी के अगले अध्याय में, जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। और अगर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ कमेंट में उनकी तारीफ के 2 बोल जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।